नमस्कार। आज हम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल आइन क्षेत्र में चलेंगे। वहाँ एक बहुत ही खास पहाड़ है जेबल हफीद। हाँ, जेबल हफीद। ये अबू धाबी अमीरात का कह सकते हैं इकलौता पहाड़ है और इसकी सीमा ओमान से भी लगती है। बिल्कुल। अब देखिए, ज्यादातर लोग इसे शायद इसकी घुमावदार सड़कों के लिए जानते हैं या ऊपर से दिखने वाले नज़ारों के लिए। हाँ, वो तो है ही, ड्राइविंग के लिए काफी मशहूर है। लेकिन आज हमारे पास कुछ अलग है। कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं जो एक खास किताब पर आधारित हैं, जेबल हफीद अ नेचुरल हिस्ट्री। जी। और इस किताब ने ना इस पहाड़ के कुछ ऐसे राज खोले हैं जो सतह पर दिखते नहीं, मतलब जमीन के नीचे छिपे राज। बिल्कुल। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन स्रोतों की मदद से जेबल हफीद के जो अनदेखे अनछुए प्राकृतिक अजूबे हैं उनकी पड़ताल करेंगे, खासकर वो गुफाएं। हाँ, गुफाएं जिनका जिक्र इस किताब में है और जिनके बारे में सच कहूं तो हाल तक ज्यादा किसी को पता नहीं था। तो चलिए देखते हैं क्या है इन स्रोतों में। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, जबल हफीद सिर्फ एक अकेला पहाड़ नहीं है, ये एक्चुअली हजर पर्वत श्रृंखला का सबसे पश्चिमी किनारा है। अच्छा, हजर रेंज का हिस्सा है ये। हाँ, और भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चट्टानों में लाखों साल का समुद्री इतिहास छुपा है, मतलब जब ये पूरा इलाका पानी के नीचे हुआ करता था। वाह। और इसी इतिहास से जुड़ी है वो किताब जेबल हफीद ए नेचुरल हिस्ट्री। ये कोई आम टूरिस्ट गाइड बुक तो नहीं लगती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। इसे अबू धाबी कंपनी फॉर ऑनशोर ऑपरेशंस यानी एडीसीओ ने स्पॉन्सर किया था। ओके। और पब्लिश किया एमिरेट्स नेचुरल हिस्ट्री ग्रुप ENHG अबू धाबी ने। पीटर हेलियर और साइमन एस्पिनॉल इसके एडिटर्स और कंपाइलर्स हैं। उन्होंने मतलब अलग अलग एक्सपर्ट्स के काम को बहुत अच्छे से एक जगह जमा किया है। तो इसमें क्या क्या है? मतलब सिर्फ पत्थर और चट्टानों की बात है? नहीं नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें पहाड़ का भूविज्ञान यानी जियोलॉजी तो है ही, चट्टानें कैसे बनी वगैरह, साथ में पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब पुराने जमाने की कुछ निशान? हाँ बिल्कुल, यहाँ पुराने अवशेष मिले हैं। फिर यहाँ के पेड़ पौधे यानी फ्लोरा और जीव जंतु यानी फौना, खासकर पक्षी बर्ड लाइफ पर भी काफी डिटेल है। अच्छा। और हाँ, जो शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है वो उन गुफाओं के बारे में है जिनका जिक्र आपने किया था। आपने पुरातत्व का जिक्र किया, क्या मतलब पहाड़ पर इंसानों के रहने के कोई पुराने सबूत मिले हैं? हाँ, किताब में इसके बारे में जानकारी है। पहाड़ की सतह पर और आसपास के इलाकों में हजारों साल पुराने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। हजारों साल? जी, इसमें पुरानी कब्रें हैं, कुछ बस्तियों के निशान भी हैं। तो ये दिखाता है कि ये इलाका सिर्फ नेचर के लिहाज से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण रहा है। सदियों से यहाँ इंसानी गतिविधियां होती रही हैं। ये तो सच में कमाल है। एक ही पहाड़ में इतना कुछ, जियोलॉजी, हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और अब ये रहस्यमयी गुफाएं। चलिए अब फोकस गुफाओं पर करते हैं। किताब में इनका क्या नाम बताया गया है? किताब में जो मेन केव सिस्टम है जिसका डिटेल में वर्णन है उसे मगारत कासिर हफीद कहा गया है। मगारत कासिर हफीद। मगारत मतलब गुफाएं है ना अरबी में? हाँ बिल्कुल, मगारा सिंगुलर, मगारत प्लूरल। और ये मिली कैसे? मतलब क्या लोगों को इनके बारे में पता था? नहीं, लंबे समय तक ये छिपी हुई थी। इनका जो सिस्टमैटिक अध्ययन है या कह लें खोज, उसका क्रेडिट ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की एक टीम को जाता है। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स? हाँ, टिम फॉग, पाम फॉग और टोनी वॉल्थम। उन्होंने 1997 में यहाँ एक डिटेल्ड सर्वे किया था। अच्छा, 1997 में? जी, और उनके जो निष्कर्ष थे वो पहले 2002 में ENH की एक मैगजीन आती है ट्रिब्यूलस, उसमें छपे थे। और फिर बाद में उन्हें इस किताब जेबल हफीद अ नेचुरल हिस्ट्री में और ज्यादा विस्तार से शामिल किया गया। तो ये कोई छोटे मोटी दरारें नहीं है, ये प्रॉपर एक गुफाओं का जाल है। बिल्कुल, ये काफी बड़ा सिस्टम है। इसमें करीब 450 मीटर लंबे शाफ्ट्स हैं, मतलब गहरी सुरंगें, गलियारे हैं और बड़े बड़े चेम्बर्स यानी कक्ष भी हैं। 450 मीटर? हाँ, और अगर गहराई की बात करें तो ये सतह से लगभग 96 मीटर नीचे तक जाती है। 96 मीटर? अरे बाप रे, ये तो काफी गहरा हुआ। हाँ, अच्छी खासी गहरी गुफा है ये। और इनकी उम्र? क्या ये पहाड़ जितनी ही पुरानी है? ये कब बनी? देखिए, यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, गुफा के अंदर एक स्टैलेग्माइट होता है ना? हाँ हाँ,
वो जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, फर्श से। एग्जैक्टली जो मिनरल डिपोजिशन से बनता है धीरे धीरे। तो उन्होंने उसकी उम्र पता करने की कोशिश की यूरेनियम थोरियम डेटिंग से। अच्छा, और क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। उस एक स्टैलेग्माइट की उम्र निकली करीब 3,37,000 साल। 3,37,000 साल, मतलब 3.25 लाख साल पुराना। जी, 3.5 लाख साल से भी ज्यादा। ये तो बहुत ही पुराना है। तो क्या इसका मतलब ये गुफाएं इतनी पुरानी हैं? यहीं पर एक और ट्विस्ट है। हाँ, और शायद ये सबसे हैरान करने वाली बात है इस रिपोर्ट के। बताइए। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो स्टेलेग्माइट या दूसरे स्पेलियोथेम है, मतलब गुफा के अंदर बनने वाले मिनरल डिपॉजिट्स, हाँ, वो तो इतने पुराने हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन जिन रास्तों से, जिन गलियारों से होकर पाणिनि ने बनाया, वो रास्ते, वो पैसेजेस खुद कहीं ज्यादा पुराने हो सकते हैं। कितने पुराने? अनुमान है कि ये रास्ते 10 लाख साल यानी 1 मिलियन से लेकर 1,60,00,000 साल यानी 16 मिलियन ईयर्स पुराने हो सकते हैं। एक मिनट। 10 लाख से 1,60,00,000 साल? क्या मतलब? हाँ, यही अनुमान है। मतलब ये रास्ते तब बने जब शायद ये पहाड़ पता नहीं समुद्र से पूरी तरह बाहर भी आया था या नहीं, ये तो सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस पहाड़ का जियोलॉजिकल इतिहास कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स है। ये गुफाएं कोई एक दिन में या कुछ हजार सालों में नहीं बनी, ये लाखों सालों की बहुत धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। पानी ने धीरे धीरे चूना पत्थर को घोलकर ये रास्ते बनाए होंगे। हाँ, डिसोल्यूशन प्रोसेस से। तो ये बनी कैसे? क्या ये ऊपर से, मतलब पहाड़ की चोटी से बारिश के पानी के रिसाव से बनी, जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं गुफाएं बनती हैं? यही एक और दिलचस्प बात है। रिपोर्ट बताती है कि शायद इनका बनना वैसा नहीं हुआ जैसा हम नॉर्मली सोचते हैं। अच्छा, मतलब पहाड़ की चोटी पर पानी के कटाव से नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये गुफाएं सामान्य भूजल यानी ग्राउंड वाटर द्वारा बनी, और वो भी रीजनल बेस लेवल के नीचे। रीजनल बेस लेवल के नीचे? ये क्या होता है? ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, देखिए, सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि इनका बनना शायद जमीन के उस लेवल से भी नीचे शुरू हुआ जहां तक आमतौर पर सतह का पानी या नदियां कटाव करती हैं। ओह, ये दिखाता है कि ये भूजल की एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया से बनी। शायद तब जब चट्टानें पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं, मतलब वाटर सैचुरेटेड माहौल था। एक और पॉसिबिलिटी ये भी बताई गई है कि इसमें हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी का भी रोल हो सकता है। हाइड्रोथर्मल मतलब गर्म पानी? हाँ, गर्म पानी का चट्टानों से होकर गुजरना। गर्म पानी चट्टानों को ज्यादा आसानी से घोल देता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो मतलब कहानी ये है कि ये गुफाएं पहाड़ की गहराई में बनी, भूजल के असर से धीरे धीरे, सतह पर नहीं। ये तो पूरी धारणाएं बदल गई। हाँ, काफी हद तक। और स्टडी ये भी बताती है कि गुफा का डेवलपमेंट शायद 2 मेन फेज में हुआ। 2 फेज? कैसे? ऐसा लगता है कि पहले फेज में पानी का लेवल, मतलब वाटर टेबल, करीब 1050 मीटर की ऊंचाई पर था, और दूसरे फेज में वो घटकर लगभग 1000 मीटर पर आ गया। अच्छा। और जो गुफा का एंट्रेंस है, उसके पास जो हॉरिजॉन्टल गैलरी है और नीचे के कुछ बड़े कमरे जैसे क्रिस्टल बॉल रूम और रेड रूम, उनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड और बड़े रास्ते मिले हैं। ये इस 2 स्टेज डेवलपमेंट वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये सब सुनना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए अब जरा इन गुफाओं के अंदर चलते हैं वर्चुअली। आपने कुछ खास कमरों का जिक्र किया, जैसे क्रिस्टल बॉल रूम। कैसा है ये? सुनने में बड़ा शाही नाम लगता है। हाँ, और किताब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये है भी वैसा ही। इसे गुफा का सबसे शानदार और खूबसूरत कमरा बताया गया है। कितना बड़ा है ये? अंदाजा लगाइए, करीब 15 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। ओके। और इसकी दीवारें, छत, सब कुछ प्राकृतिक सजावट से भरी हुई हैं। सजावट? किस तरह की? नेचुरल डेकोरेशंस, जैसे फ्लो स्टोन, मतलब पानी के बहाव से बनी मिनरल की परतें, चादरें जैसी। अच्छा। स्टेलेग्माइट्स जो फर्श से ऊपर उठ रहे हैं, स्टेलेक्टाइट्स जो छत से नीचे लटक रहे हैं, चमकदार क्रिस्टल्स और कोरलॉइड कोटिंग्स भी। कोरलॉइड कोटिंग्स? ये क्या होती हैं? ये मूंगे जैसे या फूल गोभी जैसे दिखने वाले छोटे छोटे मिनरल के गुच्छे होते हैं। ओह। और ये सब ज्यादातर सफेद या हल्के रंगों के हैं, क्रिस्टल की तरह चमकते हुए। शायद इसीलिए इसे क्रिस्टल बॉलरूम नाम दिया गया होगा। सच में किसी जमीन के नीचे के महल जैसा नजारा होगा। वाह, ये सुनने में ही इतना अद्भुत लग रहा है। और आपने एक रेड रूम का भी जिक्र किया था,
क्या वो भी ऐसा ही क्रिस्टल वाला है? रेड रूम तक पहुंचने के लिए पहले फ्लोस्टोन की एक लंबी ढलान वाली सतह पर चढ़ना पड़ता है। ये क्रिस्टल बॉलरूम जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग खासियत। क्या खासियत है इसकी? रेड क्यों है? इसके रंग, कमरे के ऊपरी हिस्से में पुराने फ्लोस्टोन पर लाल और सफेद रंग की वर्टिकल बेंडिंग है, मतलब खड़ी धारियां कटी हुई हैं। लाल और सफेद धारियां? हाँ, ये लाल रंग शायद आयरन ऑक्साइड या दूसरे मिनरल्स की वजह से आया होगा। ये रंगीन धारियां इसे बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक और यूनिक लुक देती हैं। क्रिस्टल बॉलरूम की सफेदी से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग। प्रकृति की अपनी पेंटिंग कमाल है। और इस रेड रूम के आगे क्या गुफा यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, रास्ता आगे भी जाता है, लेकिन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे? रेड रूम के दूर वाले छोर पर एक कोने से एक पतली सी ट्यूब, एक संकरी नली नीचे की तरफ जाती है दरारों में। ओके। ये नली फिर मुड़कर छोटे छोटे क्रैक्स और ट्यूब्स के एक वर्टिकल लैब्रिंथ, मतलब एक सीधी खड़ी भूल-भुलैया में बदल जाती है। भूल-भुलैया जमीन के नीचे? हाँ, और ये सब ज्यादातर एक ही बड़ी दरार, एक ही फिशर के अंदर बना हुआ है। ये हिस्सा शायद बहुत अनुभवी केव एक्सप्लोरर्स के लिए ही होगा। काफी तंग और उलझा हुआ लगता है डिस्क्रिप्शन से। एक पूरी भूल-भुलैया, वो भी जमीन से लगभग 90 मीटर नीचे। ये तो किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन इतनी गहराई में, पूरी तरह अंधेरे में, क्या वहाँ किसी तरह का जीवन भी है? कोई कीड़े मकोड़े? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। सच में? हाँ, 1997 और फिर 2000 में जब सर्वे हुए तो टीम को गुफाओं के अंदर कीड़े मकोड़े, मतलब इंसेक्ट्स, और चमगादड़ यानी बैट्स मिले। चमगादड़ तो चलो समझ आता है, वो अक्सर गुफाओं में रहते हैं। लेकिन कीड़े किस तरह के? क्या ये कोई खास तरह के कीड़े थे? रिपोर्ट में कीड़ों की प्रजातियों का बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन उनका पाया जाना ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि इस अंधेरे, सीमित भोजन वाले माहौल में भी लाइफ पनप रही है। ये जीव ऐसे माहौल में रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम कितना रेजिलिएंट हो सकता है। और कुछ अनोखी चीज मिली इन सर्वे में चमगादड़ और कीड़ों के अलावा? एक और खोज थी जो थोड़ी हैरान करने वाली थी। क्या? गुफाओं के अंदर वनस्पति के, मतलब वेजिटेशन के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए। वनस्पति, पेड़ पौधों के टुकड़े? हाँ, जैसे घास के तिनके, पौधों की जड़ें, इस तरह की चीजें। लेकिन इतनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, ये कैसे मुमकिन है? ये वहां पहुंचे कैसे? एग्जैक्टली। यही सवाल रिसर्चर्स के मन में भी था। ये टुकड़े अंदर कैसे आए? क्या पानी के साथ बहकर आए या कोई जानवर लेकर आया? और क्या ये सिर्फ मरे हुए टुकड़े थे या वहां किसी तरह का माइक्रोबियल जीवन उन पर पनप रहा था? किताब में इसका कोई पक्का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन ये खोज आगे की रिसर्च के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। सही बात है। ये दिखाता है कि इन गुफाओं में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। तो ये किताब जमील हफीद, अ नेचुरल हिस्ट्री, सिर्फ गुफाओं का ही लेखा जोखा नहीं है, बल्कि पूरे पहाड़ की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा हमने पहले बात की थी, गुफाओं वाला चैप्टर तो इसका एक हिस्सा है, बेशक बहुत रोमांचक हिस्सा है। हाँ। लेकिन किताब पहाड़ के आर्कियोलॉजी, इसकी यूनिक बर्ड लाइफ, जिसमें कुछ रेयर स्पीशीज भी शामिल हैं, यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और ओवरऑल जियोलॉजी को भी उतनी ही गहराई से देखती है। ये जबल हफीद को सिर्फ एक पहाड़ के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीते जागते, बदलते हुए और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगह के रूप में सामने रखती है। ये सही मायने में इस जगह की मल्टी डायमेंशनल नेचर को कैप्चर करती है। तो आज हमने जबल हफीद के कुछ ऐसे राज जाने जो आमतौर पर छुपे रहते हैं। हमने उन लाखों साल पुरानी गुफाओं के बारे में सुना। हाँ, जिनका निर्माण पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में हुआ, भूजल की धीमी लाखों साल की प्रक्रिया से। और हमने कल्पना की उन अद्भुत नज़ारों की, क्रिस्टल बॉलरूम की चमक, रेड रूम के अनोखे रंग, और वो जटिल भूल भुलैया जो ना जाने कहाँ ले जाती होगी। साथ ही ये भी जाना कि इन अंधेरी गहराइयों में भी जीवन है, कीड़े हैं, चमगादड़ हैं, और यहाँ तक कि रहस्यमयी ढंग से पहुंचे वनस्पति के निशान भी हैं। ये सारी जानकारी हमें मिली जबल हफीद, अ नेचुरल हिस्ट्री जैसी एक महत्वपूर्ण किताब से, और उन रिसर्चर्स और संस्थानों की मेहनत से जिन्होंने इस पर काम किया, जैसे ADCO और ENHG। बिल्कुल, ये दिखाता है कि साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और सिस्टमैटिक रिसर्च हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है, उन जगहों के बारे में भी
जिन्हें हम सोचते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक सवाल। क्या? अगर जेबल हफीज जैसे एक जाने पहचाने पहाड़ के नीचे इतने गहरे राज छिपे हो सकते हैं, लाखों साल पुरानी गुफाएं, अनोखे मिनरल्स, अनदेखे जीव, तो दुनिया भर में ऐसे और कितने अनजाने रहस्य होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। लाखों सालों से प्रकृति ने कौन सी कहानियां, कौन से अजूबे हमसे छुपा रखे होंगे, शायद हमारे ज्ञान की सीमाओं से बहुत परे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी आज भी आश्चर्यों से भरी हुई है और खोजने के लिए, जानने के लिए हमेशा कुछ नया बाकी है।